न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, सॉल्वेंट। लिविंग ग्रुप अभी रह गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप में हमने बताया था आपको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों पैरेलल है। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन बताया था कि NaOH को आप ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइए, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में जो स्पीशीज OH माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाकर अटैक करता है और जबकि दूसरा यही OH माइनस जो अल्कोहलिक है वो कार्बन से अटैच बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो अब आप देखिए इनका रोल क्या है। हमने कहा कि ये डिपेंड करता है कि OH माइनस जो अनायन स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से अटैच। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने अल्किल हैलाइड, इथाइल हैलाइड ले लिया। तो अगर इफ OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैंने ऐसा डिस्कस किया था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। OH माइनस द स्पीशीज व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू H प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात मैं कर रहा हूं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है वो अल्फा, उसके पड़ोसी कार्बन को बीटा कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये OH माइनस अगर बीटा हाइड्रोजन को अगर यहां से निकालेगा, H प्लस को निकालता है, दैट इज एक्ट एज ए बेसिसिटी, नोन एज बेसिसिटी। इसको बेसिसिटी हम लोग कहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है, ये बेसिसिटी का काम भी कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हम लोगों ने देखा था। आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। सॉल्वेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट बेसिकली दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर ये भी मैंने बताया था कि क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट के बेस पे आप पोलैरिटी चेक कर सकते हो, पोलर है या नॉन पोलर है। If the dipole moment of molecule is zero, that is non-polar, and not zero, that is polar. तो अभी हम लोग देखेंगे, इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले हम आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का प्रॉब्लम्स बताते हैं कि कैसे अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड, सॉल्वेंट से रिलेटेड, बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसा अभी हमने क्वेश्चन पेपर ले आया है, AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया है, मिथाइल ब्रोमाइड, आप लोग कॉपी पे नोट करते चलोगे, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल टू गिव प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, एक प्रोडक्ट बन गया, एंड Br माइनस दैट इज लिविंग ग्रुप, ये रिप्लेस होकर चला। अब जरा ध्यान देना, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल गिव प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और Br माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द न्यूक्लियोफाइल इज फेनॉक्साइड A, फेनॉक्साइड आयन, सेकंड B जो है एसीटेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड मिथॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड, एसीटेट, हाइड्रोक्साइड, मिथॉक्साइड आयन। एक बात ध्यान देना, मैंने पिछले क्लास में बताया था, डोनर एटम को हम लोग अच्छे से देखेंगे। डोनर एटम इन चारों में ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है दैट इज ऑक्साइड आयन। और इसके हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी जानने के लिए दो फैक्टर मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी।
पोलराइजेबिलिटी तो यहाँ सब तीनों चार ये जो अनायन है सेम सिमिलर अनायन है, दैट इज ऑक्साइड आयन। तब हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। अब आप बताइए कि इसमें ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। क्वेश्चन पूछा गया AIEEE 2000 जेईई में 2006, पहले AIEEE करते थे हम लोग। तो ये आपको बताना है कि ये इसमें ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा। तो आप देखो क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि जिस ऑक्सीजन पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा, मैंने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, फिनॉक्साइड एंड एसीटेट आयन में डेंसिटी डिक्रीज करता है। और वो डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, वेयर मिथॉक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ऐसा कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब तो यहाँ तो डेंसिटी डिक्रीज करने का कोई सवाल ही नहीं है। मिथॉक्साइड आयन में मिथाइल ग्रुप दैट इज रिलीजिंग ग्रुप, और ये रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ जो डी ऑप्शन है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर किसी में आ रहा है तो वो है मिथॉक्साइड आयन। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलोगे। मिथॉक्साइड आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर इनकी बात कर रहा हूं तो इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी मिथॉक्साइड आयन का है। थोड़ा हम लोग टाइम दे रहे हैं इस पे, ये इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको समझोगे। अब बात करते हैं उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से डिक्रीज नहीं कर रहा है और ना इंक्रीज कर रहा है। OH है, O माइनस H, ये H है, H बस पार्शियल। ये देखो आप ध्यान से, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, लेकिन क्या इसका हम लोग वैसे भी रेफरेंस एटम हाइड्रोजन को मानते हैं, I इफेक्ट कंसीडर है 0। अब जरा ध्यान से देखिए, मिथाइल और यहाँ हाइड्रोजन है, तो मिथाइल तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, H तो बहुत कम, इसलिए 0 मानते हैं। तो यहाँ डेंसिटी डिक्रीज नहीं कर रहा है, बट ये है कि ये इसके रिलेटिवली कम है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी डी में आ रहा है, उसकी बात किस में आएगा, सी में। अब हम बात करते हैं ए एंड बी। ए इज फिनॉक्साइड एंड बी इज एसीटेट आयन। फिनॉक्साइड आयन याद करो आप लोग, मैंने पिछले क्लास में न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाते टाइम बताया था कि फिनॉक्साइड आयन का जो माइनस चार्ज डोनर एटम जो ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होगा इट मींस डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेज। बड़े आराम से समझना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको समझना है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, दैट इज ऑलवेज डीलोकलाइज टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखो, इसके बाद एसीटेट आयन की बात करते हैं। तो एसीटेट आयन में भी रेजोनेंस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इस जगह पे जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है, इसमें भी डीलोकलाइज, देखिए ये ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन ये इधर चला गया, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का कार्बन, ऑक्सीजन से चल करके जब ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो बेंजीन, ये रिंग है, रिंग में कार्बन पे आ रहा है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज एसीटेट आयन में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो इसकी डेंसिटी, एसीटेट आयन की डेंसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, मैंने ऐसा बताया था। तो सबसे एसीटेट और फिनॉक्साइड में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका हुआ, फिनॉक्साइड आयन मींस A, और सबसे कम किसका हो गया, B। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। मिथॉक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, देन एसीटेट आयन। चलिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 आज हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, जो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में है, जेईई मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, क्वेश्चन नंबर 2। एसीटेट आयन, मिथॉक्साइड आयन,
मिथॉक्साइड आयन, बेंजीन रिंग में सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दे। इसके बाद इथॉक्साइड है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन बताइए, इसके बारे में बताइए। मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी या मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो हम लोग देखेंगे इसमें मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी या ऑर्डर निकाल लें। ये एसीटेट आयन है, मिथॉक्साइड आयन है, यहाँ सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट है, इसके पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनेट और इथॉक्साइड है। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एसीटेट आयन में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है, मिथॉक्साइड आयन में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देना, ऐसा मैं बना दे रहा हूं, ये कह रहा हूं। सल्फोनेट में जो डोनर एटम है इसमें भी डिक्रीज कर रहा है और इथॉक्साइड आयन में इंक्रीज कर रहा है। हमारे पास दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेयर अदर टू स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब आप चेक करो इसमें, इन दोनों में डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों में इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम किस में जा रहा है? मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रिलीज कौन करेगा? मिथाइल और इथाइल में। इथाइल प्लस आई है, इसका ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा देगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी इथॉक्साइड आयन होगा। तो फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑर्डर होता है, फोर्थ के बाद कौन आएगा? सेकंड। सेकंड के बाद, उसके बाद अब आप देखो फर्स्ट और थर्ड में आपको समझना है। फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है और थर्ड में भी कर रहा है, बट थर्ड में डेंसिटी देखो, मोर रेजोनेंस, इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज 1 2 3 तीन ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें 2, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद एसीटेट आयन आएगा फर्स्ट एंड देन थर्ड। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी का हम लोगों ने देखा जो ऐसे एग्जाम में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए बाकी हम आपको स्ट्रेट क्वेश्चन पेपर देंगे, उससे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा दिया, आज मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा। सॉल्वेंट किसी रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच जो लड़ाई होती है वो कहाँ होता है? इसी सॉल्वेंट में होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे क्लास 11 के कुछ ऐसे रिएक्शन, 12th का भी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। ये हमने बना दिया प्रोपाइन, और मैंने याद करो हैलोजिनेशन पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 क्या है? सॉल्वेंट है। CCl4 एक्ट एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। मैं एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में मैं एक हैलोजन, बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन लगा दूं, हैलोजन, और यहाँ एक रिएजेंट रख दो KCl, पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMF। तो ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट, और ये KCl पोटेशियम साइनाइड रिएजेंट है, K+Cl-, इसमें न्यूक्लियोफाइल है Cl-। बट ये रिएजेंट किसके प्रेजेंस में है? एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में है, और उस सॉल्वेंट का नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। हम लोग याद करो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में ये दैट इज पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। अप्रोटिक मतलब याद करो, आप प्रोटिक वर्ड जब भी आएगा तो हमने H+ की बात की थी। H+, जो H+ को प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन, और H+ का किसी के साथ जुड़ना मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो
H प्लस की निकलने की टेंडेंसी हो, H प्लस की जुड़ने की टेंडेंसी किसी के साथ हो, वो वहां पर उस सॉल्वेंट को हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको क्लास 11 में बताया था, आप एक ट्रिक देख लो, फोन जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फोन तो सबको पता है, आप उससे याद रखोगे, फोन में मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 एटम्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम में। अब ये इनसे डायरेक्टली अटैच्ड अगर हाइड्रोजन एटम होगा, एक हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन फोन, फोन मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इनकी टेंडेंसी H बॉन्ड बनाने की होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की होगी, और ऐसे सॉल्व पोलर तो है, पोलरिटी इसमें इसलिए आ रहा है कि पार्शियल चार्ज डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसलिए पोलर है। अब इस पोलर सॉल्वेंट में प्रोटिक है कि ये प्रोटिक है, तो प्रोटिक जानने के लिए मैंने बताया कि जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी टेंडेंसी H बॉन्डिंग की होगी वो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वो प्रोटिक नहीं होगा, ये प्रोटिक होगा। अब CCl4 में आप देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन, ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसको आप नोट करते चलो। CCl4 क्लास 11 में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट। आपको कहीं कोई सॉल्वेंट दिया रहे, आप बड़े आराम से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 that is tetrahedral sp3 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप जरा देखिए, ये टेट्राहेड्रल है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है, म्यू क्या होगा 0, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कुछ जगह पे कुछ रिएक्शन में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा, याद रखना है एक ऐसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा, इसको भी नोट करोगे, डाइपोल मोमेंट 0, म्यू 0 आएगा, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर। कार्बन डाइसल्फाइड आपको बहुत जगह मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा, ये सब कैसे सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात किया, इस नॉन पोलर में भी प्रोटिक एप्रोटिक की बात कर सकते हैं। अब बताइए, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो एप्रोटिक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन होने वाले प्रोटिक ही हो जाएंगे, लेकिन आपको समझना है हम इसको नॉन पोलर एप्रोटिक भी कहेंगे। अब जरा देखिए, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, याद करो हम लोगों ने फॉर्मामाइड, फॉर्मवर्ड आ गया, मतलब ये कार्बन है, डाइमिथाइल, ये अमाइड है, NH2, H हटाकर आप मिथाइल लगा दीजिए, इसका नाम हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इन दोनों मिथाइल की जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, फॉर्मामाइड बोलेंगे, लेकिन उसमें मिथाइल लगे तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब इस सॉल्वेंट को मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, दोबारा आज डिस्कस कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो हाइड्रोजन एटम तो है, लेकिन क्या वो हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड है, फोन मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नहीं, फोन से कनेक्टेड नहीं है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको हम लोग पोलर एप्रोटिक नाम देंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक, पोलर तो है, ऑक्सीजन एंड कार्बन में डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, पोलर है, बट पोलर प्रोटिक नहीं, क्या हो गया, पोलर एप्रोटिक हो गया। तो हम लोग ऐसे, हम लोग को रिएक्शन में सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा रोल दिखेगा, रिएजेंट के साथ सॉल्वेंट को रखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, तो ये सब किसका रोल है, सॉल्वेंट का। तो हम लोगों ने सॉल्वेंट को देखा पिछले क्लास में, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखा। अब इसके बाद आज हम लोग देखेंगे लिविंग ग्रुप, इसके बाद लिविंग ग्रुप को देखेंगे। सॉल्वेंट डिस्कस कर दिया मैंने, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। लिविंग ग्रुप,
लिविंग ग्रुप। हमने पिछले क्लास में बताया था और आज भी मैं स्टार्टिंग में आपको बताया, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप। जब आप अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में आपको ये लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, सॉल्वेंट जरूर मिलेंगे। जैसा कि मैं एक रिएक्शन बता दूं, अल्काइल हैलाइड में इथाइल क्लोराइड react with aqueous KOH, OH minus, that is nucleophile, to give product alcohol, ethyl alcohol and Cl minus replace हो। ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, रिएजेंट है, प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और Cl जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है उसको रिप्लेस कर दिया। ये जो Cl माइनस अनायन की फॉर्म में दिख रहा है, अनायन, दैट इज लिविंग ग्रुप। इसी को लिविंग ग्रुप कहते हैं, यही लिविंग ग्रुप है। एक बात समझना, आप अल्काइल हैलाइड चैप्टर को देखो, अल्कोहल देखो, ईथर देखो, इस चैप्टर में आपको लिविंग ग्रुप मिलेंगे। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होगा? लिव, द लिविंग ग्रुप जनरली लिव एज ए नेगेटिव आयन। देखो हैलाइड आयन क्या है? नेगेटिव आयन है, लिविंग ग्रुप है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अल्काइल हैलाइड चैप्टर में अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, Br माइनस, I माइनस, इनकी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इनकमिंग रिएजेंट कार्बन पे अटैक करेगा, हैलाइड आयन को रिप्लेस कर देगा। तो जो हैलाइड आयन रिप्लेस होकर जा रहा है वो लिविंग ग्रुप का है, दैट इज नोन एज लिविंग ग्रुप। इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग ऐसे अल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, ईथर में लिविंग ग्रुप को देखेंगे। तो एक बार हम लिविंग ग्रुप को कुछ रिएक्शन यहां बनाते रहे, पहले आप समझ लो फिर नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिविंग ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे। मैं दो फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, ईथर या अल्किल हैलाइड, चलिए अल्किल हैलाइड लिख दें, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। Substrate molecule, reagent and product. Aqueous KOH, X को रिप्लेस कर रहा है कौन? OH माइनस। रिएक्शन में हमेशा ध्यान देना, सबस्ट्रेट का ये जो रिएक्टेंट है वो हम रिएजेंट के साथ मिला रहे हैं। सॉल्वेंट एक्वस KOH है, एक्वस भी सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटीन, वाटर पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है। हमने देखा कि OH माइनस X को रिप्लेस कर दिया और अभी मैंने बताया कि X माइनस इज लिविंग ग्रुप। एक बात ध्यान देना है, कोई भी लिविंग ग्रुप होगा रिप्लेस होकर जाने के बाद स्टेबल होना चाहिए। द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज व्हिच आर स्टेबल आफ्टर दे लीव। द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज व्हिच आर स्टेबल आफ्टर दे लीव। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लिविंग ग्रुप जब यहां से निकल कर जाएगा, रिएजेंट रिप्लेस कर देगा, तो उसके बाद जो लिविंग ग्रुप यहां आ रहा है, जो बन रहा है, ये स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्यों? क्योंकि हैलाइड आयन स्टेबल, X माइनस हैलाइड आयन सभी लोग जानते हैं स्टेबल है। अब मैं अल्कोहल की बात करूं, सेकंड एग्जांपल मैं यहां ले लूं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ये सब चैप्टर अभी हमको आगे पढ़ना है, नहीं बेसिक कंसेप्ट्स आपको जानना है कि क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड है।
एराइल हैलाइड है, उसके बाद अल्कोहल है। तो इन सब का कंसेप्ट एक बार आप जान लीजिए कि लिविंग ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग ग्रुप मिलेगा कहां हमको, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में अगर आप देखोगे OH ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया, और हम यहाँ कोई रिएजेंट ला दे, हमने रख दिया HBr। ध्यान देना H प्लस Br माइनस, क्या Br माइनस डायरेक्टली आकर अटैक करेगा? नहीं, यहां समझना है, इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे हैं। लिविंग ग्रुप क्या होता है? OH अगर रिप्लेस करते हो OH माइनस को, तो OH माइनस इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। OH माइनस है, हैलाइड है ना, OH माइनस O माइनस 1 चार्ज आ रहा है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। OH माइनस, अगर यहां से OH माइनस रिप्लेस करोगे आप तो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लिविंग ग्रुप बनने के लिए क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, जबकि OH माइनस उतना स्टेबल नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रोटोनेशन कराते हैं। HBr H प्लस को हम OH के साथ जोड़ देंगे, ऐड करा देंगे, प्रोटोनेशन, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन। आप समझोगे प्रोटोनेशन क्या होता है? प्रोटॉन किसको कहते हैं? H प्लस को, और एसन मींस जुड़ना, H प्लस का जुड़ना प्रोटोनेशन हो गया। H प्लस जैसे ही OH से जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा वहां, अब आप देखो पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप। ये OH2 प्लस चार्ज आ गया, अब यहां आपको दिख रहा है OH2, ये ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा इसके रिलेटिव। अब जो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन के रिलेटिव इस पे बहुत तेजी से अटैक करेगा, और करने के बाद OH2 तो बहुत जल्दी रिप्लेस होगा ना, वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब इसके बाद Br माइनस को आप इस पे अटैक करा दो, CH3 CH2, अब आपको यहाँ पर कौन आ गया? Br और H2O वाटर गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग। तो हमने दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताया, एक अल्कील हैलाइड और एक अल्कोहल। इन दोनों में हम लोगों ने लिविंग ग्रुप को देखा, बस आप दो समझो पहले। अल्कील हैलाइड में हैलाइड आयन जब रिप्लेस होगा रिएजेंट की वजह से, तो वो हैलाइड आयन को हम लिविंग ग्रुप कहेंगे। अल्कोहल में OH माइनस को रिप्लेस करेंगे, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि रिप्लेस तो करेंगे, बट वो रिप्लेस होने के बाद OH माइनस क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पुअर लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट करा दिया गुड लिविंग ग्रुप में। OH माइनस से ज्यादा स्टेबल कौन है? वाटर, H2O, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एसिड स्टेबल। तो हम लोग न्यूट्रल बनाने के लिए क्या हमने कराया? पहले हमने OH को H2O में लाने के लिए H प्लस को जोड़ दिया, एडिशन करा दिया, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन। हमेशा ध्यान देना, रिएक्शन में कहीं भी H प्लस का जोड़ना किसी भी लोन पेयर स्पीशीज एटम के साथ H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन को जुड़ने की टेंडेंसी को हम क्या कर रहे हैं? प्रोटोनेशन। पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब यहां हम लोग वाटर को गुड लिविंग ग्रुप कर रहे हैं और अल्कील हैलाइड में हैलाइड आयन को, दो लिविंग ग्रुप का हमने एग्जांपल बता दिया। अब आप समझो, इसका एक डेफिनेशन है वो आप नोट कर लो। लिविंग ग्रुप जनरली लीव एज ए नेगेटिव आयन, लिविंग ग्रुप जनरली लीव एज ए नेगेटिव आयन। द बेस्ट लिविंग ग्रुप which are the best living group those which are stable after they leave. The best living group are those which are stable after they leave. ध्यान देना, निकलने के बाद, लीव करने के बाद, यहां से जाने के बाद स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल आफ्टर दे लीव। जनरली लीव एज ए नेगेटिव आयन, मैंने बताया अभी, ठीक है। चलिए अब इसमें एक पॉइंट समझ, ये दोनों आप बना लो, अभी कुछ पॉइंट और बता रहा हूं। अभी हमने देखा कि X माइनस H2O हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप, वाटर गुड लिविंग ग्रुप है।
X माइनस को अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अल्किल हैलाइड अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। X माइनस हैलाइड आयन में आपको फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये आपको मिलेगा। इसकी कैसे हम लिविंग ग्रुप का ऑर्डर चेक करेंगे, स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका इसका है आप कि ये जो अनायन है, जिस एसिड का अनायन, एसिड तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, HF, HCl, HBr, HI। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बेसिसिटी चेक कर ले, Cl माइनस F माइनस। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो अनायन होगा वो कभी स्ट्रॉन्ग बेस होगा ही, क्या होता है भाई? वीक बेस होता है। I माइनस वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन जो होगा वो वीक बेस होगा, ध्यान देना। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कौन आ रहा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। आयोडाइड आयन की बेसिसिटी सबसे क्या हो गया? कम हो गई। अब इसमें ज्यादा ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो अनायन होगा वो स्टेबल अनायन होता है। अनायन स्टेबल होता है, बेसिसिटी क्या होगा? कम। तो वीकर द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप हम कह सकते हैं जिस अनायन की बेसिसिटी सबसे कम हो, मतलब वो अनायन ज्यादा स्टेबल है और उस अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो लिविंग ग्रुप सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। एक नोट कर लेना, एक पॉइंट वहां पे जनरली लिविंग ग्रुप लिव एज ए नेगेटिव आयन, जब मैंने लिखवा दिया है, देखो weaker the base best living group, weaker the base best living group, weaker the base best living group, best living group, because an ion of weak base, an ion of weak base are more stable. An ion of weak base are more stable। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI। ये हमारा एसिड है, एसिड ये बेस हैलाइड आयन की बेसिसिटी का है, ये लिविंग ग्रुप का है। तो आज से हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी लिविंग ग्रुप की ऑर्डर स्टेबिलिटी देखना हो तो बेसिसिटी से ही चेक कर सकते हैं। अनायन की स्टेबिलिटी आप जानते हो तो डायरेक्ट बना लो, अदरवाइज बेसिसिटी से आपको मिलाना हो तो वीकर द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये एग्जाम में पूछता है, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप। नोट करिए। अदर एग्जाम्पल आप देखो, मिथॉक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन, इन दोनों में हमको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर जानना है। थर्ड एग्जाम्पल एसीटेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। इसमें लिविंग ग्रुप के ऑर्डर जानना है, बहुत आराम से बता सकते हैं। इन दोनों में जो अनायन है ऑक्साइड आयन, इनकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लो, बेसिसिटी चेक कर लो। स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ अनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। याद करो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, क्लास 11 में हम लोग ऐसा पढ़े थे, कैटायन, अनायन, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। ये जो अनायन है ये इंटरमीडिएट कौन है? अनायन। और अनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे, रिलीजिंग पे नहीं। यहाँ रिलीज कर रहा है, इस जगह पे अनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। फिनॉक्साइड आयन में अनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्यों? रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। मोर रेजोनेंस, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ intermediate, more will be stability of an ion।
यहाँ फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, मिथॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों में गुड लिविंग ग्रुप कौन हो गया? फिनॉक्साइड आयन। तो सेकंड, फिनॉक्साइड आयन इज गुड लिविंग ग्रुप देन मिथॉक्साइड आयन। क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, आप बड़े आराम से कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एसीटेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन, इन दोनों में रेजोनेंस है, दोनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही बनाओगे अपनी कॉपी पे, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन इंक्रीजेस, एसीटेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल से H+ निकला है फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या है? एसीटेट, एसिटिक एसिड का H+ निकलने के बाद जो लाना है एसीटेट आयन। एसीटेट एंड फिनॉक्साइड, एसीटेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन, दोनों में बेस्ट लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? ये आप चेक करो। दोनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज दोनों में रेजोनेंस है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दोनों में रेजोनेंस है बट स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाते टाइम, याद करो। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है और बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। हम एक स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करते हैं, आप लोग बना लोगे। देख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस आप देख लो, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का डीलोकलाइज हुआ, अब नेगेटिव चार्ज कहां गया? कार्बन पे। एसीटेट आयन का स्ट्रक्चर आप चेक करिए, एसीटेट आयन, जब इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो आप इसका माइनस चार्ज कहां जा रहा है? ऑक्सीजन पे ही आएगा। इसको आप समझो, इस एसीटेट आयन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से चलकर कहां जा रहा है? ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। अब हम लोग एक पॉइंट यहां ध्यान रखेंगे, मैं रेजोनेंस पढ़ाते टाइम बताया था, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल, इस पॉइंट को नोट कर लोगे। अब आप जरा बताइए, रेजोनेंस ज्यादा है इसमें, हम लोग पढ़ते हैं मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, यहाँ रेजोनेंस कम है बट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो रहा है एसीटेट आयन का? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम एटम पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन अगर हो रहा है सिमिलर एटम पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से चल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, ध्यान रखना स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है कि फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल हो गया, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल और पहले से ही स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बट इसकी रिलेटिव अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन से चल करके कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए थोड़ा इसकी स्टेबिलिटी कम हो रहा है, इससे ज्यादा हो गया। तो एसीटेट और फिनॉक्साइड में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो गया? एसीटेट आयन, नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।